वेलकम बच्चों। आज मैं आप सबके सामने हिंदी व्याकरण में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो इस प्रकार है। इसमें हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले हम भाषा के विषय में चर्चा करते हैं। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में पुस्तकालय अध्यक्ष बच्चों को चुप रहने का संकेत कर रहे हैं तथा दूसरे चित्र में गार्ड चालक को हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने का संकेत दे रहा है। प्यारे बच्चों, संकेतों द्वारा मन के भाव एक सीमा तक समझाए जा सकते हैं, परंतु ये भाषा के रूप नहीं होते। आइए कुछ अन्य चित्र देखते हैं। पहले चित्र में बालक पत्र लिख रहा है, दूसरे में माँ पत्र पढ़कर बालक के भावों को समझ रही है। बच्चों, इन दोनों चित्रों में बालक और माँ अपने मन के भावों को लिखकर और पढ़कर समझ रहे हैं। अतः बच्चों, यहाँ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। अर्थात हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि अपने विचारों अथवा संदेशों को सरल बनाने के लिए मनुष्य ने शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया, जो आज हमारे जीवन का प्रमुख अंग है। मनुष्य जिस माध्यम से लोगों के विचारों को सुनता है, समझता है तथा अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे ही तो भाषा कहते हैं। अतः भाषा की परिभाषा इस प्रकार है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम भी कहा जा सकता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना। अर्थात मनुष्य अपने भाव एवं विचार जिस माध्यम से दूसरों के सामने रखता है, उसे ही भाषा कहते हैं। अतः बच्चों, भाषा के दो भेद होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत मुख से बोलकर अपने विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे टेलीविज़न पर समाचार, कवि सम्मेलन, बातचीत, भाषण देना, कहानी सुनना इत्यादि। इसकी मूल इकाई ध्वनि है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखकर विचारों तथा भावों को व्यक्त करने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यह रूप भाषा को अस्थायित्व प्रदान करता है। पत्र, समाचार पत्र, पुस्तक, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, पुस्तक पढ़ना, पत्र लेखन इत्यादि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। आधुनिक युग में इंटरनेट व मोबाइल पर संदेश भेजना भी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा की मूल इकाई वर्ण है। इस प्रकार बच्चों, 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया। हिंदी भाषा के बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ इस प्रकार हैं। हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ है। भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के कारण हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी को भारत के संविधान के भाग 17 अध्याय 1 की धारा 343 1 के अनुसार भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है।
विश्व में हिंदी तीसरे स्थान पर है। हिंदी से अधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी एवं चीनी पहले स्थान पर है, जिससे 116 करोड़ लोग बोलते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ, जिसे नागरी कहा जाता है। बाद में देव भाषा संस्कृत के लिए भी यह लिपि प्रयुक्त होने लगी, अतः इसका नाम देवनागरी हो गया। बच्चों, सभी भाषा की अपनी एक लिपि होती है। आइए अब जानते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। बच्चों, प्राचीन काल में आदिमानव ने अपने विचारों को चित्रों की सहायता से व्यक्त किया, जिसे हम चित्रलिपि कहते हैं। जब यह लिपि विचारों को सही ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रही, तो मानव ने भाषा की ओर ध्यान केंद्रित कर अपने द्वारा बोले जाने वाली ध्वनियों को विशेष चिन्हों के रूप देने आरंभ किए तथा भाषा को लिखित रूप प्रदान किया। अतः बच्चों, ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखने की पद्धति, अर्थात लिपि द्वारा ही भाषा को लिखित रूप दिया जाता है। प्रायः प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की रोमन। आइए कुछ भाषाओं की लिपियों की सूची के बारे में जानते हैं, जो इस प्रकार हैं। हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि, मराठी की देवनागरी लिपि, नेपाली की भी, गुजराती की भी देवनागरी लिपि और संस्कृत की भी। बांग्ला भाषा की बांग्ला लिपि, जर्मन की रोमन, फ्रेंच की भी रोमन लिपि, अरबी की अरबी लिपि, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है। बच्चों, आइए अब हम बोली के बारे में जानते हैं। सामान्य रूप से भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली सीमित क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। बोलियों का कोई लिखित रूप नहीं होता, न ही इन्हें सरकारी कामकाज में मान्यता प्राप्त होती है। प्रांतों में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। बोली का रूप थोड़ी दूर पर बदल जाता है। बोली के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी इत्यादि। आइए बच्चों, अब व्याकरण के बारे में जानते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण का क्या महत्व है। बच्चों, भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध होता है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के अध्ययन से प्राप्त होता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण भी होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 4 आदमी उधर जा रही थीं। दोनों लड़कियां खाना बना रहे हैं। ये वाक्य अशुद्ध है या शुद्ध, इसका पता व्याकरण से चलता है। इनका शुद्ध रूप इस प्रकार है। 4 आदमी उधर जा रहे थे। दोनों लड़कियां खाना बना रही थीं। इस प्रकार व्याकरण के नियमों की जानकारी के द्वारा ही उपर्युक्त कथनों के शुद्ध व अशुद्ध होने का पता चलता है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखना व बोलना सीखते हैं। और व्याकरण के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द निर्माण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास
निर्माण, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है। तथा तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य का गठन, पदों के पारस्परिक संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। अतः बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आज आपको भाषा, बोली, लिपि एवं व्याकरण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा।